गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की जो न्यूज़ है, सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया है, एक छोटी सी कंट्री साउथ कोरिया के पास, चाइना के साथ उनका जो बॉर्डर है वो टच करता है। तो नॉर्थ कोरिया है उसने अलाउ कर दिया है ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है, किस तरीके से क्या चीज़ होती है ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक, उसके बारे में हम आज की न्यूज़ में कवर करेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पहली कंट्री है जिन्होंने इस तरीके का जो है ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, या अपने जो अमेंडमेंट है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, या ये जो बिल लेके आए हैं उसमें जो भी ये बिल लेके आए हैं, तो ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है, सबसे पहला मेन सवाल जो आपसे बनता है वो यही बनता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जो है ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है लॉन्च करने के लिए जो बिल है अपनी असेंबली में उसे पास कर दिया। ठीक है, तो वो है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के जो ये है हेड है वो है किम जोंग यून। ठीक है, ये इनका नाम याद रखना। अब देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारी न्यूज है या ये बिल है ये किस तरीके से पास हुआ है। तो ये जो नॉर्थ कोरिया की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। जैसे जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। ठीक है, और जो अलग अलग देशों में अपनी अपनी पार्लियामेंट का नाम जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो नॉर्थ कोरिया की पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि उसने जो है एक बिल है उसे पास कर दिया है जिसके तहत ये जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है वो ये ऑटोमेटिक कर दी गई है। ठीक है, ऑटोमेटिक किस तरीके से होती है, ये क्या कंडीशंस उसमें रखी गई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 2017 में क्या हुआ था, जब यूएस में ट्रंप की सरकार थी उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उस पर रोक लगा दी थी नॉर्थ कोरिया ने, लेकिन 2022 में उन्होंने इस चीज को रिज्यूम कर दिया न्यूक्लियर टेस्टिंग को। ठीक है, तो हुआ क्या है, 2013 में एक ऐसा ही रूल जो था वो लेके आए थे, इस तरीके का ही रूल, ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक वाला रूल। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट रूल जो था वो ये नहीं था और ना ही उसमें ऑटोमेटिक वर्ड का कहीं पे भी मेंशन था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऑलरेडी ये 2013 में इस तरीके का रूल लेके आए थे, सिमिलर रूल जो था वो लेके आए थे, लेकिन उसकी जो कंडीशंस थी वो कुछ और थी। लेकिन जो ये वाला अभी वाला रूल लेके आए हैं वो क्या करेगा, 2013 वाले रूल को वो कर देगा, ओवर पावर कर देगा या रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और इस रूल में उन्होंने 5 कंडीशंस रखी हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर जो है ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है उसे लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहले उनकी 5 कंडीशंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी भी तरीके का जो अटैक है किम जोंग यून के ऊपर किया जाता है, नॉर्थ कोरिया उस केस में क्या करेगा कि जिस कंट्री ने अटैक किया होगा उस कंट्री पे ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। उसके अलावा ये किम जोंग यून के बारे में आपने सुना होगा कि ये जो नॉर्थ कोरिया वहां का ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, और ये मतलब एक तरीके की वहां पे तानाशाही चलती है, वहां से ज्यादातर जो खबरें हैं वो बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो मतलब अब इनके देश की जो खबरें होती हैं इनके देश में ही रहती हैं, बाहर कुछ नहीं आ पाता। तो उसके अलावा आपने ये भी ऐसी बातें भी सुनी होंगी कि जो नॉर्थ कोरिया वहां का जो ये है किम जोंग यून है, इसके जैसा जो हेयर स्टाइल है वो कोई भी नहीं रख सकता, ऐसी बहुत सी बातें आपने सुनी होगी। ठीक है, अब वो सच है कि अफवाहें, वो इस बात का इसलिए नहीं पता है क्योंकि वहां से जो खबरें हैं ज्यादातर खबरें जो है बाहर नहीं आती। ठीक है, सेकंड आते हैं, वापस आते हैं 5 कंडीशंस पे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर किसी भी तरीके का अटैक किया जाता है किम जोंग यून के ऊपर तो ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो होगी वो लॉन्च कर दी जाएगी। नेक्स्ट, डेंजर ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन नॉर्थ कोरिया। अगर नॉर्थ कोरिया को ऐसा खतरा महसूस होता है कि उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है, उस केस में भी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो होगी वो लॉन्च कर दी जाएगी। नेक्स्ट, टू गेन अपर हैंड इन द वॉर, मतलब इसकी किसी देश के साथ लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में जो है नॉर्थ कोरिया जो है उनको पता है कि उनकी जो हार होने वाली है। ठीक है, तो उस केस में भी नॉर्थ कोरिया जो है किसी भी देश के ऊपर, जिस देश के साथ उसकी लड़ाई चल रही है उस देश के ऊपर ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च कर सकता है। ठीक है, चौथी कंडीशन है पीपल ऑफ नॉर्थ कोरिया अंडर एनी थ्रेट।
जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं, अगर वो किसी भी तरीके की थ्रेट में आते हैं या उनको लगता है, नॉर्थ कोरिया को लगता है कि जो उनके लोगों की जो जान है वो खतरे में है या वो किसी तरीके की थ्रेट में है, तब भी ये जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक ये लॉन्च की जा सकती है। नेक्स्ट, एनी अदर रीजन, इन चारों रीजंस के अलावा अगर कोई और रीजन भी होता है उस केस में भी मतलब उन्होंने ये जो है अपने लिए एक लूप होल यहां पे रख ली हुई है कि अगर इनमें से भी अगर कोई रीजन बनता है तब भी ये जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च कर देंगे, ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक। उसके अलावा इस तरीके की जो बातें थी ना, किम जोंग यून जो है अप्रैल से जो है वो इस तरीके की बातें जो है वो कर रहे थे कि हम जो है ऐसा कानून लाने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि वहां से जो है ज्यादातर खबरें जो है बाहर नहीं आती, तो वहां से अगर कोई खबर बाहर आती भी है ना तो कई बार ऐसा ही लगता है कि वो अफवाह हो सकती है, तो उस वजह से लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब फाइनल कर दिया गया है कि उसकी असेंबली ने, सुप्रीम पीपल असेंबली ने, नॉर्थ कोरिया की जो पार्लियामेंट है उसने ऑलरेडी जब ये रूल पास आउट कर दिया है और पूरे देशों को जो है वो बता दिया गया है, तो ये जो खबर है ये फाइनलाइज हो जाती है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने न्यूक्लियर स्ट्राइक को, ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक को इनिशिएट कर दिया या अलाउ कर दिया है। उसके अलावा यही जो बिल है इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो देश है नॉर्थ कोरिया है उससे किसी भी दूसरे देश को खतरा नहीं है। कौन से देश को? ऐसे देश को जो ये नहीं है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है। मान लो जैसे दुनिया में जो देश हैं जो आपके नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जैसे जिनके पास जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उन देशों को नॉर्थ कोरिया से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही में उन्होंने अपने बिल में ये चीज जो है उस चीज को मेंशन कर दिया है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट कंट्री जो है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो है या नॉन न्यूक्लियर कंट्री जो है नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसी न्यूक्लियर कंट्री के साथ मिलकर अटैक करता है या अटैक करने का प्लान बनाता है, तो उस केस में इस नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर भी या नॉन न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर भी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है, ठीक है। तो यहां पे भी उन्होंने इतना मतलब ऊपर से तो इतना कह दिया है कि उनको किसी भी तरीके का खतरा नहीं है जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन साथ में अपने लिए लूप होल भी रख ली कि अगर वो देश जो है किसी न्यूक्लियर स्टेट के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक करते हैं तो इनके ऊपर ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। अब ये जो आपका नॉर्थ कोरिया है ना, इसकी सिर्फ दो देशों के साथ बनती है, एक तो है रशिया और दूसरा है चाइना। सिर्फ इन दो देशों के साथ बनती है इसकी नॉर्थ कोरिया की, और पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में ऐसा इनकी किसी के साथ जो है खासी बनती नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो मेन दुश्मनी है वो है साउथ कोरिया के साथ। अब इसी साल साउथ कोरिया किल चेन स्ट्रेटेजी लेके आया था, ठीक है। तो किल चेन स्ट्रेटेजी में क्या है कि किल चेन स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे ऊपर है नॉर्थ कोरिया और नीचे है साउथ कोरिया, ठीक है, इनका जो बॉर्डर है वो आपस में जुड़ता है। किल चेन स्ट्रेटेजी का मतलब ये था, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किल चेन स्ट्रेटेजी, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किल चेन स्ट्रेटेजी जो है ये कौन सी कंट्री द्वारा शुरू की गई है या कौन सी कंट्री ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो वो है आपकी साउथ कोरिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, किल चेन स्ट्रेटेजी क्या है। इसमें जो है किल चेन स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि अगर साउथ कोरिया को किसी भी तरीके का खतरा जो है ये नजर आता है कि ये जो नॉर्थ कोरिया है इसके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो कर सकता है, ठीक है। अगर साउथ कोरिया को इस तरीके का ऐसा कोई खतरा महसूस होता है तो उस केस में साउथ कोरिया क्या करेगा, इसके जितने भी जो न्यूक्लियर प्लांट्स है ना जहां पे इन्होंने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ है उसके ऊपर इनके नॉर्थ कोरिया के अटैक करने से पहले ही साउथ कोरिया जो है इसके वो सारे आर्सेनल्स पे जो है अटैक कर देगा, ठीक है। तो यही आपकी किल चेन स्ट्रेटेजी, मतलब ये जो चेन जो है ये शुरू होनी थी इनके अटैक से, उस चेन को पहले ही खत्म कर दो, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक की जो चेन है उसको पहले ही खत्म कर दो। तो ये जो था आपकी आज का जो पहला करंट अफेयर था आपका ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक के बारे में था। 2-3 बातें आपको बस याद रखनी है। सबसे पहली किल चेन स्ट्रेटेजी किनकी है, वो है साउथ कोरिया की। सेकंड,
ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक कौन शुरू कर रहा है? वो कर रहा है, मतलब किसने बिल पास कर दिया है? वो कर दिया है नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम याद रख लेना बस, और कुछ नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 कंडीशंस, ये 5 कंडीशंस जो बच्चे, जिन बच्चों ने मेंस का एग्जाम्स देना है ना, मेंस के एग्जाम्स देने हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका यूपीएससी में होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, देन पीपीएससी में होता है, तो जिनको वो वाले एग्जाम्स देने हैं उनको ये 5 कंडीशन जो है वो पता होनी चाहिए। जिन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं तो उनको ये वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, स्पेशली ग्रेड बी वालों को नहीं पूछे जाएंगे, ग्रेड ए वालों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की जो आपकी जो पहली न्यूज थी वो ये थी। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसने बुलेट ट्रेन का जो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। किस तरीके से ब्रेक किया है वो आज की न्यूज है, वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बुलेट ट्रेन जितना ये फास्ट चल सकती है, लेकिन इसने बुलेट ट्रेन का एक जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है, ठीक है। वो किस तरीके से किया वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फिलहाल जो है 2 वंदे भारत जो है वो करंटली रन कर रही है। एक है न्यू दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, दूसरी चलती है न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में, ठीक है। तो उसका जो 3rd ट्रायल है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका 3rd ट्रायल जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहीं पे इसने जो है बुलेट ट्रेन जो है उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो हुआ क्या है कि 0 से 100 तक की जो स्पीड है वंदे भारत एक्सप्रेस ने वो 52 सेकेंड्स में रीच कर दी। जो बुलेट ट्रेन है उसको जो टाइम लगता है 0 से 100 सेकेंड्स तक का टाइम लगता है 0 से 100 तक की 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रीच करने में बुलेट ट्रेन को कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड्स। और जो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है उसने 52 सेकेंड्स में ही वो जो टाइम था, ये जो स्पीड थी ये अचीव कर ली 52 सेकेंड्स में, ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर तक। अब जो वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ट्रेन है, आपके लिए जो स्टैटिक पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम है जापान की वो ट्रेन है मैगलीव, ठीक है, मैगलीव करके नाम है, MAGLEV, MAGLEV। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है ये, ठीक है। तो हुआ क्या है कि अब जो बुलेट ट्रेन नॉर्मली जो वर्क करती है ना उसको वो इस तरीके से वर्क करती है कि जब ये ट्रेन खड़ी होती है ना, मान लो यहाँ पे ये आपकी ट्रेन है, ये उसके पहिए और ये डब्बा और ये नीचे आपका ट्रैक, ठीक है, ये ट्रैक के ऊपर ये उसके पहिए हैं, ठीक है, ट्रेन के। अब जब ये खड़ी हुई पोजीशन में होती है ना, मतलब स्टैटिक पोजीशन में होती है, तो ये जो होते हैं ना इसके टायर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर लगी होती है रबर, ठीक है, रबर के टायर होते हैं। तो ये क्या करती है, ये सबसे पहले ऑलमोस्ट 0 से लेकर 150 तक की स्पीड जो है वो अचीव करती है, 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी स्पीड ये जो है पहले अचीव करती है और उसके बाद इसमें मैग्नेटिक जो है उसका मैग्नेटिक प्रोपल्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो इस पे वर्क करता है। वो इस तरीके से वर्क करता है कि जब ये स्पीड जो होती है अपनी 150 तक रीच कर जाती है तो ये क्या करती है, ये ट्रैक से ना 10 मिलीमीटर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। जो इसके टायर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट होती है और ये जो आपका ये होता है ट्रैक होता है इसमें भी। अब ये क्योंकि उसका होता है ना आपका लोहे का होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो फासला हो जाता है वो हो जाता है 10 मिलीमीटर तक का, ठीक है। तो इतना फासला इन दोनों के टायर में हो जाता है। इससे क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन होती है ये बिल्कुल 0 हो जाती है, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो ट्रेन्स होती हैं ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये जो स्पीड है ना 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ये इनको रीच करने में लगते हैं 55 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब जब उसके बाद जब ये 150 तक पहुंचती है उसके बाद ये क्या करती हैं, जो अपनी बुलेट ट्रेन की जो इनकी जो नॉर्मल स्पीड होती है तब उसको अचीव कर पाती हैं। वो स्पीड होती है 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जो बुलेट ट्रेन होती है ये इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। उसके ऊपर आपका जो मैग्नेटिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है। ये होगी ये। अब आते हैं वापस इसकी वर्किंग पे कि ये जो वंदे भारत है ये किस तरीके से वर्क करती है। अब इसमें आपने देखा है कि हमने इस पे जो है पहले भी क्लासेस जो है वो बनाई है, स्टैटिक पोर्शन में भी हमने कवर किया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसका जो इंजन होता है ना, ये आगे इसमें कोई भी इंजन नहीं लगा होता, ठीक है। आगे जो इसकी ये जो ड्राइविंग सीट होती है यहाँ पे और देन उसके पीछे आपके कोचेस लगे होते हैं, ठीक है।
और जो हर कोच होता है वो सेल्फ प्रोपेलेंट होता है, ठीक है, मतलब हर कोच अपने आप को खींचता है, ठीक है, मतलब ये जो आगे कोई किसी तरीके का कोई इंजन नहीं होता, जैसे नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है आगे इंजन लगा होता है वो सारी गाड़ी को जो है वो खींचता है, ठीक है, इसमें ऐसे कोई इंजन नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, यहाँ पे आपकी वायर से ये हर एक कोच जो होता है वायर से कनेक्ट होता है लाइन से, ठीक है, नीचे इसके टायर्स आ गए एंड देन नीचे आपका आ गया ट्रैक, ठीक है, तो ये सारा वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब ये जो है इसने जो अपनी स्पीड जो है 0 से 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 52 सेकेंड्स में अचीव कर ली, ठीक है। जो ये वाली ऊपर वाली पहली दो थी ना जो मैंने आपको बताया, एक न्यू दिल्ली से जम्मू के बीच में चलती है और न्यू दिल्ली से बनारस, इसकी जो स्पीड है ये इसके बराबर ही है, आपकी ये जो बुलेट ट्रेन है जापान वाली उसके बराबर ही है 55 सेकंड्स। लेकिन ये जो है इसका जो थर्ड ट्रायल हम जो कंडक्ट करवा रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, तो उसने जो है ये बुलेट ट्रेन का ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये जितनी भी हम वंदे भारत एक्सप्रेस के तहत जितनी भी जो आपकी ट्रेन आ रही हैं ये सारी सेमी फास्ट ट्रेन होगी, ठीक है, जैसे ये वाली जो बुलेट ट्रेन होती है सुपर फास्ट होती है ना, तो ये वाली सेमी फास्ट होगी, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड होती है वो 160 से 240 किलोमीटर तक की जो स्पीड है वो इतनी होगी, ठीक है। फिलहाल हम जो है 180 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है उसको अचीव कर पाए हैं, वो भी इसी में ये थर्ड फेज में इनकी जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों की स्पीड एक की 150 है और एक की 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे अब हम 180 के आसपास रीच कर चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे अब जो नेक्स्ट फेजेस आएंगे उसमें धीरे धीरे हम जो इसकी स्पीड है 200 करेंगे, देन 210, देन 220, ऐसे धीरे धीरे करते करते 240 तक रीच कर जाएंगे, ठीक है। 240 के ऊपर जो है इनकी जो क्लास होती है वो बदल जाती है, फिर ये सेमी फास्ट ट्रेन में नहीं आती, फिर ये फास्ट ट्रेन की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको जो एक और जो चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हम जो है धीरे धीरे आपकी जो पुरानी जो सुपरफास्ट होती थी एक्सप्रेस वगैरह हुआ करती थी, देन या आपकी दुरंतो हुआ करती थी, उन्हें धीरे धीरे अब क्योंकि उनको यूज करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया और उसके जो इंजन वगैरह वो काफी पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम धीरे धीरे उनको फेज आउट करने जा रहे हैं और उसी वजह से हम ये जो है वंदे भारत के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप वापस आते हैं, जो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसने जापानीज बुलेट ट्रेन का जो रिकॉर्ड है वो रिसेंटली ब्रेक किया, तो उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरा, ये सारी जो न्यू ट्रेन जो है जो बनने जा रही है वो किस जो प्रोजेक्ट है या कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत बनने जा रही है, तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जो सेमी फास्ट ट्रेन जो होती है उनकी स्पीड की जो रेंज होती है वो कितने से कितने तक होती है। जो बच्चे रेलवे के एग्जाम्स देते हैं उनको ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो सेमी फास्ट ट्रेन की जो स्पीड होती है वो 160 से 240 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। उसके अलावा वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है वो मैंने आपको बता दी है, जापानीज मैगलेव जो है जो जापान के द्वारा बनाई गई है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है। और ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने सेकंड में वो जो है रीच कर जाती है, ठीक है, फिर भी थोड़ा याद रख लेना, अगर रहता होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता तो कोई सच इशू की बात नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नहीं आते। अदरवाइज बता देता हूँ 0 से 100 तक की जो स्पीड है वो 52 सेकंड में रीच करके इसने जापानीज जो बुलेट ट्रेन थी उसका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली जो न्यूज थी वो यहीं तक थी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेड के बारे में, ठीक है। तो रिसेंटली हमने 2-3 दिन पहले ही हमने जो क्लास लगाई थी उसमें हमने INS विक्रांत के बारे में देखा था कि ये जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इसके बारे में हमने कवर किया था। और रिसेंटली क्या हुआ है कि तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेड जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। और जब ये वाली क्लास हमने लगाई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है लॉन्च, तब उसके लॉन्च करने की बात की जाती है, देन उसका पूरा जब बनके वो तैयार हो जाता है फिर उसके ट्रायल्स वगैरह होते हैं, देन फाइनली उसको जो आपकी आर्मी होती है या आपकी जो नेवी या एयरफोर्स होती है उसको सौंप दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है कमीशन, ठीक है। तो 3 स्टेजेस होती हैं। तो ये जो है अभी इसका सिर्फ लॉन्च हुआ है नीलगिरी तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेड का, ठीक है। अब फ्रिगेड क्या चीज होती है ये हमने किया था, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या चीज होती है, आज तीनों का कंपैरिजन करेंगे। एक चीज और होती है डिस्ट्रॉयर, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, तीनों का कंपैरिजन करेंगे आज। तो हुआ क्या है कि
इसको जो है ये नीलगिरी क्लास का जो फ्रिगेट है, ठीक है, फ्रिगेट है, देन इसका लॉन्च किया गया और ये बनाया किसके द्वारा जाएगा, मेजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। ये कहां पे है, ये है आपके मुंबई में। और ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया जा रहा है, और मैंने आपको उस टाइम ये भी बताया था कि और भी इनके बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इसी साल लॉन्च होंगे और आगे जाके भी लॉन्च होते रहेंगे। तो ये है आपका प्रोजेक्ट 17A। तो इसके तहत जो है 50,000 करोड़ का ये सारा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 7 फ्रिगेट्स जो है वो बनाए जाएंगे। 4 तो उनमें से बनाएगा मेजगांव डॉकयार्ड डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये वाले 4 बनाएंगे, और उसके अलावा 3 बनाए जाएंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये जो मेजगांव है ये आपका मुंबई में है, और ये जो आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है ये आपके कलकत्ता में है, ठीक है। अब आते हैं वापस उसी दिन वाली क्लास को याद करो। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत से एयरक्राफ्ट को जो है वो रखा जाता है, ठीक है। मैंने आपको कैपेसिटी बताई थी उस दिन की, कितने एयरक्राफ्ट जो है हम इसके ऊपर रख सकते हैं, एयरक्राफ्ट INS विक्रांत जो है हमारा एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रखे जाते हैं आपके एयरक्राफ्ट, ये एक तरीके से बेस स्टेशन का काम करते हैं। देन इसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ में फ्रिगेट्स लगाए जाते हैं और डिस्ट्रॉयर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। फ्रिगेट और जो डिस्ट्रॉयर होता है उसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर लिया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक दूसरे में। बेसिकली जो डिस्ट्रॉयर होता है उसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है फ्रिगेट से, ठीक है। इसको इसके प्रोटेक्शन के लिए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अब इस चीज का ना साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मान लो इसके ऊपर कोई अटैक हो जाता है, पहली बात तो इसको अटैक से बचाने के लिए ये चीजें लगाई जाती है, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स। उसके अलावा ये जो होता है ना, ये उतनी फास्ट तरीके से मुड़ नहीं सकता, ठीक है। मान लो इतनी बड़ी चीज है तो उसको मोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मीनवाइल क्या होगा कि आपके ऊपर अगर किसी ने मिसाइल से अटैक किया या अंडरग्राउंड आप पे अटैक किया है, अंडरग्राउंड नहीं सॉरी अंडर वाटर आपके ऊपर अटैक किया है, तो जब तक आप मुड़ोगे वो जो मिसाइल होगी वो आपको हिट कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो होते हैं फ्रिगेट्स होते हैं, जो आपके ये जो या डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, ये इस चीज में हेल्प करते हैं क्योंकि ये साइज में इसके कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये इनको जो है चलाना जो है कंपैरेटिवली इसके इजी होता है, उसके अलावा इनको मूव करना इसके कंपैरिजन में काफी इजी होता है। उसके अलावा जो सारे हथियार वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इनके ऊपर टॉर्पीडोज वगैरह लगाए जाते हैं। टॉर्पीडो का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर कोई सबमरीन है वो अटैक करने जा रही है तो ये जो टॉर्पीडो होता है वो इस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो अगर सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए टॉर्पीडो चाहिए होता है। टॉर्पीडो किस पे लगाया जाता है, आपके फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स पे, ठीक है। तो ये सारा जो आपका ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17 है, 50,000 करोड़ लगेगा, 7 फ्रिगेट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया में जो है 4 जो है क्लासेस हैं, ठीक है। 4 फ्रिगेट्स की 4 क्लासेस हैं, उसी तरीके से जो डिस्ट्रॉयर है उसकी भी 4 क्लासेस हैं, ठीक है। ये जो आपका ये जो तारागिरी जो स्टेल्थ फ्रिगेट जो है, स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि अगर आप दुश्मन की रडार में आ जाते हो तो इस फ्रिगेट के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो जो रडार होगी वो आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि आप डिटेक्शन में ना आ पाओ, ठीक है। तो ये है तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट जिसको लॉन्च किया गया। अभी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है नीलगिरी क्लास से, ठीक है। अब इंडिया में जो है 4 क्लासेस के जो फ्रिगेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली आपकी शिवालिक क्लास, देन आपकी तलवार क्लास, देन आपकी ब्रह्मपुत्र क्लास एंड देन नीलगिरी क्लास, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके डिस्ट्रॉयर हैं जिनका साइज थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि फ्रिगेट से बड़ा होता है, उसमें भी 4 क्लासेस हैं। तो उसमें जो क्लास है आपकी सबसे पहली विशाखापट्टनम क्लास, देन आपकी कलकत्ता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास। ये वाली जो है क्या कहते हैं शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्र और नीलगिरी, ठीक है। तो इसमें ये जो नीलगिरी क्लास है इससे बिलोंग करता है आपका ये तारागिरी, ठीक है, तारागिरी स्टेल्थ फोर्ट। अब ये जो एक क्लास होती है ना उसमें अलग अलग देन फ्रिगेट्स आ जाते हैं। जैसे ये तारागिरी क्लास है, इसके अंदर 7 फ्रिगेट्स जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नीलगिरी क्लास में जो सबसे पहला फ्रिगेट है वो नीलगिरी फ्रिगेट है। इसको जो है लॉन्च किया गया था 2019 में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले लॉन्च होता है, देन उसके ट्रायल्स वगैरह होते हैं, देन कमीशन होता है, ठीक है। तो ये सारा 5 से 10 साल तक का प्रोसेस है, कई बार 15 से 20 साल भी लग जाते हैं, ठीक है, सब कुछ उसको मुकम्मल होने में। तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। 2024 में जो इसको जो है कमीशन कर दिया जाएगा, मतलब जो आपकी जो नेवी होगी उसको सौंप दिया जाएगा। देन उसके अलावा है हिमगिरी, ठीक है। नीलगिरी क्लास के अंदर सबसे पहला फ्रिगेट है नीलगिरी, देन आपका हिमगिरी, इसको जो है लॉन्च किया गया था 2020 में।
देन है आपका उदयगिरी, इसको 2000 इसी साल लॉन्च किया गया है। देन आपका दूनागिरी, इसको भी इसी साल लॉन्च किया गया है। देन है अभी आपका तारागिरी, ठीक है, इसको 2022 में इसी महीने लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये बन के कंप्लीट हो जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा इसको 2025 में। उसके अलावा दो क्लासेस और है, सॉरी दो फ्रिगेट्स जो है वो और है, एक है आपका विंध्यागिरी एंड देन है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये 7 फ्रिगेट्स जो है आपके नीलगिरी क्लास के अंदर आते हैं। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र क्लास के अंदर भी फ्रिगेट्स आते हैं, देन तलवार क्लास के अंदर भी फ्रिगेट्स आते हैं, देन शिवाली क्लास के अंदर भी फ्रिगेट्स आते हैं। अगर उनमें से कोई भी जो है फ्रिगेट जो है न्यूज में आता है तो हम वो भी आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट था तारागिरी फ्रिगेट, और उसके अलावा जो जो उससे रिलेटेड जो चीजें थी, जो आपसे जिन पे इसके जो स्टैटिक पार्ट्स है जो भी आपसे पूछा जा सकता था, वो मैंने आपको साथ में कवर करवा दिया। उसके अलावा देन आ जाते हैं आपके डिस्ट्रॉयर, ठीक है। डिस्ट्रॉयर में विशाखापट्टनम क्लास है, अब इसके अंदर भी और डिस्ट्रॉयर्स आते होंगे, ठीक है, 7-8 डिस्ट्रॉयर्स इसके अंदर होंगे। देन कलकत्ता क्लास है, इसके अंदर डिस्ट्रॉयर होंगे, दिल्ली क्लास में डिस्ट्रॉयर होंगे, राजपूत क्लास में डिस्ट्रॉयर होंगे, ठीक है। तो ये जो सारा जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 17A के तहत चल रहा है, ठीक है। कितने का प्रोजेक्ट है वो भी बता दिया मैंने आपको, कितने फ्रिगेट्स आएंगे वो भी बता दिए। ये 7 फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, टोटल। और ये जो 7 नीलगिरी क्लास के अंदर ये वाले 7 फ्रिगेट्स ये वाले हैं वो, ठीक है। ये सारे कितने में बनाए जाएंगे? 50,000 करोड़ में। 2 कंपनीज जो है जिनको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, एक तो है MDL, दूसरी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, ठीक है। तो ये जो ये सारी आपकी क्लास थी। उसके अलावा ये जो फ्रिगेट है ये 80% मेड इन इंडिया। 80% मेड इन इंडिया का मतलब, अगर आपने पिछली क्लास लगाई है तो आप समझते होंगे कि 80% मेड इन इंडिया का मतलब जो है उसका मतलब ये है कि जो इसका जो सारा जो सामान वगैरह जो इसमें यूज होना है, जैसे इसके लिए स्पेशल स्टील जो होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो बनाया गया सेल के द्वारा, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारी इंडियन अथॉरिटी है, मतलब एक गवर्नमेंट बॉडी है सेल। तो उसके द्वारा जो इसका जो सारा स्टील है वो इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं 80% कंपोनेंट जो है वो इंडिजीनियस है, ठीक है, मतलब इंडिया में ही उसको बिल्ड किया गया है। तो इस वजह से जब चीजें इंडिया में बिल्ड होती है ना, तो उस वजह से क्या होता है, MSME जो है वो फ्लरिश करते हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, ठीक है, एंटरप्राइजेस, सॉरी, ये जो है ये फ्लरिश करते हैं, जिस वजह से क्या होता है आपका ये जो मेड इन इंडिया वाला सपना है वो पूरा होता है, ठीक है, मेड इन इंडिया, ठीक है। चीजें जो है वो इंडिया में ही बनेगी, तो उससे फायदा क्या होगा कि जो इंडिया के लोग होंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा, ठीक है। वो जो पैसा आपका जो बाहर जाना था, या आपके जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से जो डॉलर बाहर जाना था वो बाहर नहीं जाएगा, रादर देन वो बाहर नहीं जा रहा, उसके अलावा जो इंडियंस हैं उनको फायदा होगा, ठीक है। ये जो MSME में जो लोग, कितने लोग जो काम कर रहे होंगे, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक फैक्ट्री है, वो ना सिर्फ इस तरीके के कील बनाती है, जो कील ये जो है आपका ये डिस्ट्रॉयर है, उसको क्या कहते हैं, एक साथ बांधने में या उसमें उसको बनाने में वो कील जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी है MSME या इंडस्ट्री है, वो उन कीलों को बनाती है, तो वो कील किससे बनते हैं? लोहे से, ठीक है। तो इससे होगा क्या, पहले ये सेल से लोहा मंगवाएंगे, ठीक है, तो जो सेल में लोग काम कर रहे होंगे उनको काम मिलेगा, उससे क्या होगा, सेल की बढ़ोतरी होगी, ठीक है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां से लोहा मंगवाया जाएगा या स्टील मंगवाया जाएगा, तो उससे जो है कील बनाए जाएंगे, ठीक है, कील बनेंगे MSME में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग काम करते होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, उनको पैसे मिलेंगे, तो धीरे धीरे जो है देश इसी तरीके से फ्लरिश करेगा, ठीक है। तो ये जो था आपका सारा तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। आई होप आज के बाद आपको फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, तीनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा, ठीक है। इन दोनों में खास डिफरेंस नहीं होता, काम दोनों का सेम होता है, बस इस डिस्ट्रॉयर का जो साइज होता है थोड़ा सा फ्रिगेट से बड़ा होता है और इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। ये दोनों किसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करता है? एयरक्राफ्ट को कैरी करता है, ठीक है, तो वो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसकी रक्षा के लिए डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा कितनी क्लासेस के ये जो है आपके ये है फ्रिगेट है और डिस्ट्रॉयर है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि 4 क्लासेस हैं और हर क्लास में 5 से 10 तक आपके फ्रिगेट जो है वो हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने फ्रिगेट या कितने वो जो क्लास है उसमें कितने फ्रिगेट्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जैसे ये वाला नीलगिरी क्लास है, इसमें 7 फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत है और 7 फ्रिगेट्स हैं, तो वो कौन कौन से वो भी मैंने आपको बता दिया और कब कब जो है ये लॉन्च हुए वो भी बता दिया आपको, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि तारागिरी, तो इसका मैंने ये भी बता दिया कि इसको कब कमीशन किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले नीलगिरी क्लास में नीलगिरी को कमीशन किया जाएगा, ये 2024 में जो आपकी जो नेवी है उसके पास
पहुंच जाएगा, ठीक है, उनको सौंप दिया जाएगा, मतलब सारा बना के इसके ट्रायल्स वगैरह जो है कंडक्ट करवा के 2024 में इसको नेवी को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। और 2025 में तारागिरी भी आ जाएगा और धीरे धीरे ये सारे हिमगिरी, उदयगिरी, ये द्रोणागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी, ये सारे जो है सभी को कमीशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने आपसे एक चीज मैंने आपको और बतानी है अभी, क्योंकि हमने ये वाली क्लास इस वजह से शुरू की थी क्योंकि जो आपके जो करंट अफेयर्स थे बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गए थे, ठीक है। तो उस वजह से हमने दिन के 2-2, 3-3 करंट अफेयर्स जो थे वो आपको एक साथ कवर करवा दिए, ठीक है। अब जो है आपके करंट अफेयर्स एक लाइन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब 1-2 क्लासेस के बाद अगर हम दिन का एक करंट अफेयर भी लगाएंगे तब भी आपका जो है वो जो पिछला जो हमारा पेंडिंग कोटा था वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाली जो क्लासेस है अभी 2-3 क्लासेस और आएंगी। उसके बाद जो है हम रेगुलर जिस तरीके से अपने जो करंट अफेयर्स जो है वो किया करते थे उसी तरीके से अपने करंट अफेयर्स रिज्यूम करेंगे, ठीक है, जैसे मैं पीपीटी पे आपको करवाता था। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा करने वाला जो ब्लैक बोर्ड पे समझाने वाला होगा तो उसकी 2-3 करंट अफेयर्स इकट्ठे करके तो उसकी उस तरीके से क्लास बना दिया करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने अनाउंसमेंट करनी थी। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको सेंड कर दिए जाएंगे, लेकिन फाइनली किए जाएंगे। मतलब जैसे हम जो पीपीटी होती थी उसके जो नोट्स है वो डेली सेंड कर देते थे, जो ये वाली क्लासेस है ना, स्पेशली ये वाली क्लासेस, इनके जो नोट्स है वो आपको उसी में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हमारी जो मंथली मैगजीन आती है। उसके अलावा इन क्लासेस के अलावा भी कुछ नोट्स जो है या कुछ क्लासेस जो है, जैसे ये जो कोहिनूर वाली क्लास है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी जो है आपके करंट अफेयर नहीं बनता था, वो सिर्फ आपका स्टैटिक पार्ट था, ठीक है। तो कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जो मैंने ऐसी वाली क्लासेस में करवाए हैं आपके सामने आके, उनके जो नोट्स हैं वो आपको इस बार के जो करंट अफेयर जो मैगजीन है उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उनके नोट्स जो है वो आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्लास लगती है तो जो मेन चीजें होती है उनको नोट डाउन कर लेना। ऐसे इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ बीच में 2-3 क्लासेस ऐसी होंगी, मतलब जो बीच में जिनको कह देते हैं ना चटपटी खबरों वाली क्लासेस, ठीक है, जो आपके लिए क्या कहते हैं, जो करंट जो था आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो था उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था। तो वो वाले जो है करंट अफेयर वो हो सकता है कि जो आपका मंथली मैगजीन है उसमें कवर ना हो, ठीक है। तो उनको एज इट इज ही आपको कवर करना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।